Hi students, today we will see the history subject lesson number 6, beginning of freedom movement. In that, today we are going to see the third part of this lesson because of first and second part we have seen in last lecture. Now we are going to see the third part. Third part starts from the differences between मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मतलब ऐसे होता है कि जो गरम और नरम पंथी जो थे उनके बीच में मतभेद, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये जो दोनों जो फेजेस थे इनके बीच में मतभेद किस तरह से हुए हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रोज टू ग्रेट एक्सटेंट इन सूरत सेशन इन 1907। देखो 1907 के जो सूरत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के इन दो पंथियों के बीच में वैचारिक मतभेद हुए थे। आइडियोलॉजिस मतलब वैचारिक मतभेद। द मॉडरेट वेर ट्राइंग टू कीप असाइड द रिजोल्यूशंस ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। देखो जो मॉडरेट जो फेज थे उन्होंने क्या किया था कि स्वदेशी और बहिष्कार के जो प्रस्ताव जो थे उनको अलग रखने की कोशिश की थी, मतलब उनको साइड में रखने की कोशिश की थी। द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट दिस अपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको क्या लगता था कि ये जो प्रस्ताव जो है ये सफल न होने पाए। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, such moderate leaders blame that the extremist leaders are trying to capture the Indian National Congress। देखिए कि जो ये मॉडरेट जो थे, कौन कौन मॉडरेट फेज में थे, लीडर्स जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये जो नेता जो थे इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने आरोप लगाया कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो फेज के जो नेता है और राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने अधिकार और नियंत्रण में लेना चाहते हैं। लाला लजपत राय ट्राइड टू एक्ट एज मीडिएटर। लाला लजपत राय जो थे उन्होंने बीच बचाव जो होता है मीडिएटर जो होता है उसका काम किया था। तिलक As per Tilak's opinion, Indian National Congress was national platform, hence it should not be divided। और तिलक जी का मत ऐसा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच है। क्या है? एक राष्ट्रीय नेशनल प्लेटफॉर्म है, हेंस इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, इसके लिए उसमें फूट पैदा न होनी चाहिए। ड्यूरिंग द सेशन द टेंशन इंक्रीज and since no compromise was possible, finally there was a split in the Indian National Congress। और देखो अधिवेशन के समय में तनाव बहुत बढ़ गया था, इसकी वजह से समझौता होना असंभव हो गया था। आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है सपरेशन ऑफ द ब्रिटिश। मतलब क्या कि अंग्रेज जो सरकार है उन्होंने एक दमन तंत्र जो होता है, सप्रेस करना या जो प्रेशर डालने का जो तंत्र है उन्होंने यूज़ किया था। आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट द गवर्नमेंट वाज डिस्टर्ब लुकिंग एट द इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था उसके बाद प्रारंभ जो जन आंदोलन जो हुआ था उसको देकर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो क्या हो गई थी? डिस्टर्ब हो गई थी। क्या हो गई थी? डिस्टर्ब हो गई थी। टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। और ये जो मूवमेंट है, कौन सा? एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सप्रेशन जो
पॉलिसी है वो पॉलिसी यूज़ की थी। होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग्स वॉज लीगली बैन। सार्वजनिक जो सभाएं जो थी उस पर कानून ने प्रतिबंध लगाया। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ। देखिए, जो कानून ब्रेक करते थे या लॉज ब्रेक करते थे उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया गया है। स्कूल चिल्ड्रन वेर अल्सो बीटन अप। और जो स्कूल में जाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको भी हंटर से मारा गया। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए गए। Many printing press were confiscated on ground of blame of criticizing the government। और जो सरकार की गवर्नमेंट की जो आलोचना करता था या जो समाचार पत्र है न्यूज़पेपर है वो आलोचना करते थे, ऐसे जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। राइटर्स एंड एडिटर्स वेर इम्प्रिजन। लेखकों और संपादक जो होते हैं उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाला गया। स्ट्रिक्ट एक्शन वेर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। और जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उनके विरोध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। दिस लेड टू ए सेवर रिएक्शन इन बंगाल। और बंगाल में इसकी जो तीव्र प्रतिक्रिया जो है वो देखी गई। द रिवोल्यूशनरीज एडोप्टेड द मीन्स ऑफ फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। और जो रिवोल्यूशनरीज जो है उन्होंने रिवोल्यूशनरीज मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया था, गोलीबार तथा बम हमलों का जो मार्ग जो है वो अपनाया था। These bomb attacks were advocated through केसरी न्यूज़पेपर बाय लोकमान्य तिलक। और ये जो बॉम्ब अटैक है ये लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने अपने केसरी न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। द चार्ज ऑफ सेडिशन वॉज पुट ऑन। नेक्स्ट पेज पे देखिए, लोकमान्य तिलक फॉर विच ही वॉज सेंट टू मंडाले जेल एट म्यांमार फॉर 6 year इम्प्रिजमेंट। और उनके ऊपर राजद्रोह का जो केस चलाकर उनको 6 साल के लिए म्यांमार के मंडाले जेल में भेज दिया गया। बिपिन चंद्र पाल वॉज सेंटेंस टू जेल एंड लाला लजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। देखिए, बिपिन चंद्र पाल जो है उनको कारागृह में रखा गया, उससे उनको दंडित किया गया। और लाला लाजपत राय जो है उनको पंजाब से हद्दपार किया गया। ये अंग्रेज़ों का क्या था, दमन तंत्र था। उन्होंने क्या किया था, हमारे जो इंडियन जो पीपल्स है, रिवोल्यूशनरीज जो है उनको विविध प्रकार से उनको सज़ा देने का सोचा था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना। द ब्रिटिश बिकेम वेरी डिस्टर्ब लुकिंग एट द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देखो, एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट में राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता का जो प्रचंड जो मतलब बहुत ज़्यादा तरह से समर्थन मिला था, यह देखकर जो अंग्रेज सरकार है वो अशांत और परेशान हो गई थी। द ब्रिटिश वंस अगेन फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशों ने, अंग्रेज़ों ने फिर से एक बार डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो फॉलो की थी, मतलब फूट डालो और राज्य करो। दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोपोगंडा दैट सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम दे शुड हैव ए सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेज़ों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होना जरूरी है, ऐसा
कौन कह रहा था अभी? ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी। ड्यू टू मोटिवेशन of the British government, a committee of upper class Muslim under the leadership of Aga Khan met गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। देखिए, ये जो अंग्रेज सरकार ने मोटिवेशन दिए जाने पर मुस्लिम समाज के जो उच्च वर्णीय का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो आगा खान के नेतृत्व में बनाया गया। और वो मंडल लॉर्ड जो गवर्नर है मिंटो उनसे जाके मिला। ड्यू टू द मोटिवेशन फ्रॉम लॉर्ड मिंटो एंड अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन 1906। देखिए, लॉर्ड मिंटो और अन्य अंग्रेज जो अधिकारी जो थे इनसे मोटिवेशन मिलने के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। देखिए, आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है फिलअप्स में दैट ऐसा पूछा जा सकता है कि द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन डैश डैश। सो यू हैव टू गिव द आंसर 1906। Now we will see the next point, Morley Minto Act. There was dissatisfaction among the Indians regarding the work of British government. देखो, भारतीय जो लोग थे उनके मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ या अंग्रेज सरकार को लेकर मन में असंतोष था। The Indians felt that the reason of poverty in India was the economic policy of British। और जो भारत की जो जनता थी, भारत के जो लोग थे उनके मन में यह भावना हो गई थी कि जो भारत की जो जनता है उनको या भारत में जो पॉवर्टी है उसका जो रीज़न है तो वो क्या है? ब्रिटिश लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, एक्सक्लूसिव ऑफ educated Indians in government services, unjust behavior toward Indians in Africa, all these added to the dissatisfaction of the Indian people। और देखो, जो लॉर्ड कर्जन जो था उनकी जो ऑपरेसिव जो पॉलिसीज़ थी, मतलब दमन की जो नीतियाँ जो थी, पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरी में समाविष्ट न करना, उनको जो हमारे भारतीय जो लोग थे उनको नौकरी न देना, भारत के बाहर जो अफ्रीका में भारतीय जो लोग थे उनके साथ अपमान का जो मतलब व्यवहार करना, ये सब जो बातें हैं इसके वजह से लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष की भावना निर्माण हुई थी। एज अ टेम्पररी रेमेडी ऑन द डिसकंटेंट अमंग इंडियंस द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909 वाज पास। देखिए, जो भारतीय लोगों के मन में असंतोष की भावना निर्माण हुई है ये ब्रिटिश लोगों को पता था, तो इसकी वजह से उन्होंने एक टेम्पररली जो रेमेडी है वो रेमेडी के तौर पे एक मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है, मोर्ले मिंटो सुधार कानून, यह कानून 1909 में उन्होंने बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट it increased the number of Indians member in legislative assembly and provision of inclusive of some elected Indians representative in legislative assembly was made। देखो, इस कानून के द्वारा उन्होंने क्या किया कि जो पालिका जो है, विधि पालिका जो है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई और कुछ निर्वाचित जो भारतीय प्रतिनिधियों का जो समावेश है वो विधि पालिका में करने का प्रावधान भी उन्होंने किया। In the same act, separate electorates were provided to the Indian Muslim। और इसी कानून के अनुसार मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र जो निर्वाचन होता है, क्षेत्र होता है, इलेक्शन का जो क्षेत्र होता है, इसकी योजना की गई। ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश द सीड्स ऑफ डिवीजन इन इंडिया वेर सोन। और अंग्रेज़ों की इसी कुटिल नीति के कारण भारत में एक जो डिवीज़न का या
अलग होने का जो बीज है वो बीज यहाँ पे बोया गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है, पैक्ट मतलब समझौता या समझौता करार जिसे हम लोग कह सकते हैं। इन द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 under the leadership of Lokmanya Tilak, an attempt was made to resolve the dispute in the Indian National Congress। और देखो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इस अधिवेशन में जो तिलक जो थे उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्पन्न हुए जो मतभेद जो है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि रिजॉल्व द डिस्प्यूट। रिजॉल्व द डिस्प्यूट जो मतलब मतभेद जो है उसको समाप्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए गए। In the same year, there was an agreement between Indian National Congress and Muslim League known as Lucknow Pact। और इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता करार हुआ, उसी को ही लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। According to this pact, the Indian National Congress agreed to separate electorates to Muslim and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work for getting political rights to India। देखो इसी समझौते के अनुसार, ये जो पैक्ट हुआ था इसके अनुसार मुस्लिमों के स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान्यता दे दी थी और भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करा देने के कार्य में जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग होगा वो सहयोग मुस्लिम लीग भी उनको करने के लिए तैयार थी। ऐसा दोनों के बीच में समझौता हुआ। सो दैट्स वाई दिस पैक्ट इज़ नोन एज लखनऊ पैक्ट, और इसी को ही लखनऊ करार कहा जाता है या लखनऊ समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट होम रूल मूवमेंट। अभी होम रूल जो मूवमेंट है उसे आंदोलन कहा जाता है, होम रूल आंदोलन। देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। इन 1914 when Lokmanya Tilak was released from the Mandalay jail, the first world war had begun in Europe। देखिए 1914 में तिलक जब मंडाले के कारावास से रिहा हुए थे, छूटे थे, इसी समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। The direct consequence of this war had to be beared by India as well। और इस युद्ध के जो सीधे परिणाम है भारत को भी वो सहन करने पड़े थे। द रेट्स ऑफ बेसिक नेसेसरी कमोडिटीज़ इंक्रीज, और जो हमारे आवश्यक जो चीज़ें होती है उसके दाम भी बढ़ाए गए थे। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वेर पुट अप ऑन द इंडियंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय के ऊपर अनेक प्रतिबंध जो है, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए थे। दिस लेड टू इंक्रीज डिससेटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, और इसके कारण ही भारतीय लोगों के मन में असंतोष की भावना बढ़ रही थी। इन दिस सर्कमस्टेंसेस डॉक्टर एनी बेजेंट एंड लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट, और इसी समय लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेजेंट इन दोनों जनों ने मिलके होम रूल जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सच मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी होम रूल को क्या कहा जाता है, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं शासन कहा जाता है। सच मूवमेंट आल्सो बिगन इन आयरलैंड अगेंस्ट कॉलोनलिज्म ऑन सिमिलर लाइन्स। होम रूल मूवमेंट डिमांडेड राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और होम रूल जो शासन है वो शासन आयरलैंड में भी सेम तरह से चलाया गया था। किसके ऊपर, कॉलोनलिज्म के ऊपर, मतलब जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि कॉलोनलिज्म हम लोगों ने देखा था
कि आयरलैंड में भी उपनिवेश जिसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म को। नेक्स्ट इज एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक मेड एक्सटेंसिव tour in different parts of the country and demand for self government reached the common people। और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में दौरे किए और लोगों तक स्वशासक की मांग पहुंचाई। तिलक firmly stated that स्वराज is my birthright and I shall have it। और तिलक ने दृढ़तापूर्वक कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है और मैं उसे पाकर ही रहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया, प्रथम विश्व युद्ध और भारत। The war atmosphere in Europe, growing dissatisfaction in the minds of Indians, popularity of home rule movement। In such condition, it was necessary for the British to get cooperation from the Indians। और देखो यूरोप में जो युद्धजन्य जो स्थिति थी और भारतीय जनता में जो असंतोष बढ़ रहा था, और उसी समय भारतीय जनता में किसके लिए असंतोष बढ़ रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और होम रूल जो मूवमेंट है उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। ऐसी जो परिस्थिति जो थी तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों से सहयोग पाना आवश्यक था, बहुत ही आवश्यक था। The British government decided to provide some political rights to Indian। और इसीलिए कुछ जो राइट्स होते हैं सम पॉलिटिकल राइट्स मतलब कुछ जो राजनीतिक जो अधिकार होते हैं वो देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी मतलब सम्मति दर्शाई। In 1917 Montagu, Secretary of State for India, declared that step by step Indians will be given the right to self government and responsible political system। और जो मॉन्टेग्यू के जो सेक्रेटरी जो है उन्होंने क्या कहा? ऐसी घोषणा की कि भारत को जो स्वशासन के अधिकार दिए जाएंगे, पॉलिटिकल जो राइट्स जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे दिए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप दिए जाएंगे। तिलक also declared that if government is going to show sympathy and considerable attitude toward the demands of Indians, only the Indian public is ready to cooperate the British। और तिलक ने भी ऐसा घोषित किया कि जब समझो यदि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांग के बारे में सहानुभूति दिखाएंगी, सिंपैथी दिखाएंगी और विवेकशीलता से काम लेगी तो भारतीय जनता भी ब्रिटिश सरकार को सहयोग देगी। द पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज नोन एज रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। और लोकमान्य तिलक की इस नीति को प्रतियोगी सहकारिता कहते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। अभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार कायदा जो है, कानून जो है वो हम लोग देखेंगे। इन 1919 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अनदर एक्ट टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। 1919 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में एक संवैधानिक जो सुधार लाने के हेतु एक कानून पारित किया। दिस एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। According to this act, less important departments were transferred to the Indian ministers, where the important departments like finance, home affairs and revenue were under the control of the governor। देखो इस कानून के अनुसार क्या किया गया कि जो लेस इम्पोर्टेंट वाले जो डिपार्टमेंट्स जो थे
वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। और जो इम्पोर्टेंस वाले जो डिपार्टमेंट्स है एज लाइक फाइनेंस, जिसे हम लोग वित्त कहते हैं, होम अफेयर्स मतलब जो गृह मंत्रालय होता है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंस जो डिपार्टमेंट्स है वो किनके पास रखे गए हैं? गवर्नर के पास रखे गए। और ये गवर्नर किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। द 1919 एक्ट डिड नॉट गिव मच एक्सप्लोजर टू डिमांड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस। और 1919 के ये जो कानून जो था, इसके अनुसार भारतीयों द्वारा की गई जो सरकार जो स्थापना करने की जो सोच रही थी, उसकी मांग को पर्याप्त मात्रा में पूर्ण नहीं किया गया। जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाई। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस एक्ट। और इस कानून के वजह से सब लोग निराश थे, सब, क्योंकि इंडियन लोगों को लेस इम्पोर्टेंट वाले डिपार्टमेंट्स दिए गए और ब्रिटिश लोगों ने जो इम्पोर्टेंस वाले जो डिपार्टमेंट जो थे वो ले लिए थे। इसकी वजह से ये समस्याएं हुई थी। तिलक criticized the act in following words: "This is neither Swaraj nor its foundation." और इस कानून की लोकमान्य तिलक ने यह कहकर आलोचना की कि यह स्वराज्य नहीं है और ना ही उसकी मतलब फाउंडेशन मतलब उसकी बेस भी नहीं है। The Indian understood that if they have to subdue the British government, then the agitation needs to be more rigorous। और सभी भारतीय इस बात को समझ चुके थे कि यदि सरकार को झुकाना है तो हमें आंदोलन अधिक प्रखर और तीव्र बनाना पड़ेगा। इंडिया गॉट प्रिपेयर फॉर न्यू मूवमेंट। और भारत नए आंदोलन के लिए सिद्ध हुआ।